मैं डॉक्टर साधना पांडे उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल में राजनीति विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ। बीए थर्ड ईयर मेजर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है भारत की विदेश नीति, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। इस विषय पर आज मेरा व्याख्यान है। तो सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास, समझने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे व्याख्यान में हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपना व्याख्यान आरंभ करते हैं। जो हमारा इसमें इंक्लूडिंग पूरा टेक्स्ट है जिसको आप समझेंगे कि पहला पॉइंट है इसमें कि विश्व व्यवस्था किसे कहते हैं, विश्व व्यवस्था का परिचय आएगा। देन फिर बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था, चूँकि वर्तमान विश्व बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था का युग है तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। देन भारत का वैश्विक उदय किस तरीके से हुआ, भारत किस तरीके से विश्व की एक बड़ी शक्तियों में उसकी गणना होती है, इसको समझेंगे। फिर बहुध्रुवी विश्व में भारत किस तरीके की विदेश नीति अपना रहा है, इसका परिचय है। और फिर इस पूरे दौर में भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, इसका अध्ययन करेंगे। और अंत में इस पूरे व्याख्यान के बाद किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। जो लर्निंग आउटकम है, जो आप समझ पाएंगे, वो प्रमुख बिंदु हैं कि बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था की अवधारणा को समझेंगे। फिर यह समझने का प्रयास आप कर पाएंगे या आप समझ पाएंगे कि भारत, अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय संघ जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को कैसे इस समय संतुलित रख पा रहा है। और जो आप समझ पाएंगे कि भारत के स्ट्रेटेजिक जो गोल्स हैं वो क्या हैं, रणनीतिक लक्ष्य क्या हैं, और बहुध्रुवी विश्व के सिद्धांतों के साथ भारत कैसे उसे अलाइन करता है, संरेखित करता है। यह भी विश्लेषण कर पाएंगे कि भारत एक निष्पक्ष और संतुलित वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करने के लिए जो विभिन्न मंच हैं, फोरम्स हैं, ब्रिक्स है, SCO है, क्वाड है, G20 है, इस तरह के मंचों का कैसे उपयोग करता है। साथ ही साथ नवाचार, कूटनीति और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से भारत अपनी वैश्विक स्थिति को बढ़ाने के लिए जो अवसर हैं उनको पता लगाना, ये सारा जो कंटेंट है, ये सारे आउटकम हैं जो इस व्याख्यान से आप उपलब्ध या हासिल कर पाएंगे। तो चलिए हम अपना जो व्याख्यान है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले, चूँकि विश्व व्यवस्था क्या है, आज का युग बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था का युग है, लेकिन हम ये समझें कि विश्व व्यवस्था की क्या परिभाषा है, वर्ल्ड ऑर्डर किसे कहा जाता है। तो अगर आप देखें कि शक्ति वितरण द्वारा आकार दिए गए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो प्रणाली है उसी को ग्लोबल सिस्टम या वैश्विक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। फिर आप समझें कि बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था किसे कहते हैं। बहुध्रुवी, चूंकि आज का समय एक मल्टीपोलर या बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था का समय है, तो इस सिस्टम में, इस ग्लोबल सिस्टम में, मल्टीपोलर ग्लोबल सिस्टम में शक्ति जो है वो किसी एक देश या कुछ महाशक्तियों के पास नहीं रहती, बल्कि विश्व के कई देशों के पास शक्ति रहती है। तो ये है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर और यही है आज हमारे व्याख्यान का विषय। फिर आप देखेंगे कि वैश्विक जो शक्तियां हैं उनके वितरण का विकास क्या है। इसको, इस पॉइंट से पहले जो मैं आपको एक कुछ शुरू का जो स्टार्टिंग है, एक बेस बनाना चाहती हूँ और वो आपको बताती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो, वैसे तो कई सारे एलिमेंट्स, फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन जो दो तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं उसमें एक जिसे हम कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित, और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं नेशनल पावर, राष्ट्रीय शक्ति। जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको आप देखो कि ये कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश किसी का स्थायी मित्र नहीं होता और कोई भी देश किसी का स्थायी शत्रु नहीं होता। जो स्थायी होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए ही अपनी विदेश नीति संचालित करता है।
दूसरा जो एलिमेंट है जिसको मैंने बताया वो है नेशनल पावर। आप सब जानते हैं और समझते हैं कि पावर का नॉट ओनली इंटरनल पॉलिटिक्स बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी पावर का एक महत्वपूर्ण रोल या भूमिका होती है। और पावर की जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो यह है कि पावर जो शक्ति है वो किसी के पास स्थायी रूप से नहीं रहती। और इसी नेशनल पावर का जो एक विकास है, ग्लोबल शक्तियों के वितरण का विकास, इसको हम इसमें समझेंगे। और सबसे पहला आता है कि विश्व आज जरूर बहुध्रुवी है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, लेकिन शुरुआत से ये ऐसा नहीं था। पहले जो विश्व था वो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी, जिसे बाइपोलर वर्ल्ड के रूप में हम जानते हैं। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 45 के बाद विश्व दो गुटों में विभाजित हुआ। एक वह गुट था जो साम्यवादी आइडियोलॉजी को, विचारधारा को लीड कर रहा था और उसका नेतृत्व यूएसएसआर या सोवियत संघ कर रहा था। दूसरा जो गुट था वो पूंजीवादी विचारधारा का था और उसको जो नेतृत्व दे रहा था वो संयुक्त राज्य अमेरिका था। तो जो द्विध्रुवी विश्व व्यवस्था है, इस पूरे दौर में 1945 से 1991 तक विश्व दो गुटों में रहा और दोनों गुटों के बीच युद्ध तो नहीं रहा, लेकिन जो शीत युद्ध है, कोल्ड वार, वो बना रहा। तो 1991 तक का पीरियड बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में हम देखते हैं। दूसरा कि 1991 से 2008 तक का जो समय है वो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, उसे यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। और ये जो है वो अमेरिकी प्रभुत्व का युग था। क्यों? क्योंकि दिसंबर 1991 में जो सोवियत संघ था, जो यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो कोलैप्स हुआ, उसका विघटन हुआ और वो अगले गणराज्यों में विभक्त हुआ। और उसके बाद विश्व में केवल एक ही महाशक्ति रही जो संयुक्त राज्य अमेरिका थी। इसलिए इस पूरे दौर को 91 से लेकर 2008 तक का समय एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं इस पर, तो जो तीसरा हमारा फेज है वो कहलाता है 2008 से आज तक का समय, प्रेजेंट टाइम। और ये जो है ये बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समय है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। और यही हमारे व्याख्यान का पूरा केंद्र बिंदु है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड इंडिया। 2008 में क्यों विश्व यूनिपोलर से मल्टीपोलर पर शिफ्ट हुआ वर्ल्ड ऑर्डर? क्योंकि 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आया, वैश्विक आर्थिक मंदी आई और विश्व के देश जो पश्चिमी नेतृत्व वाला जो इकोनॉमिक मॉडल था, आर्थिक मॉडल था, उसमें कहीं ना कहीं देशों का जो विश्वास है वो कमज़ोर हुआ। और इस पूरे दौर में जो उभरती हुई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं थीं, जिसमें हम चीन को ले लें, भारत को ले लें, जापान को ले लें, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई। और इसके बाद ये शिफ्ट देखने को मिला कि विश्व में अमेरिका के स्थान पर बहुत सारे देश एक वैश्विक मंच पर उनका प्रभाव दिखने लगा। और जो आप इसको इस उदाहरण से भी समझ सकते हो कि पहले G7 जैसा संगठन था जो केवल विकसित देशों का एक संगठन था, लेकिन उसके स्थान पर G20 जिसमें विकासशील और विकसित दोनों देश हैं, वो जो संगठन है वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया, जो एक ग्लोबल जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें उसका इम्पोर्टेंस बढ़ा। तो एक कारण जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का, उसमें जो इकोनॉमिक रिसेशन आया, जो वैश्विक आर्थिक मंदी आई, उसने इस शिफ्ट को अंजाम दिया और आज का जो समय है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का है। तो यह आपने इसके विकास को समझा कि बाइपोलर, यूनिपोलर और मल्टीपोलर और उसका टाइम क्या क्या था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब हम ये हमारे अध्ययन का विषय भी होना चाहिए कि भारत जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश था, वो कैसे उसका वैश्विक उत्थान हुआ। एक विश्व की प्रमुख शक्तियों में भारत की गणना हो रही है, तो इसके वैश्विक उत्थान के, ग्लोबल राइज के मुख्य कारण क्या रहे। तो वैसे तो कई सारे बिंदु या कई सारे फैक्टर्स यहाँ कोट किए जा सकते हैं, लेकिन 3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला है जो भारत के वैश्विक उत्थान में जिसका कंट्रीब्यूशन या योगदान रहा, वो है भारत की आर्थिक वृद्धि। इसको आप देखो तो 1991 में जो आर्थिक सुधारों की एक प्रक्रिया भारत में आरंभ हुई,
जो एलपीजी के नाम से जानी जाती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, वहाँ से जो आर्थिक सुधारों का दौर या प्रक्रिया आरंभ हुई, तो भारत निरंतर आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करता गया। भारत आज 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के दरवाजे पर खड़ा है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे आने वाली सदी में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाएगी। तो ये जो भारत की आर्थिक समृद्धि है, इसका बहुत बड़ा योगदान है भारत के वैश्विक उत्थान में। इसमें सबसे पहले हम देखें तो तीव्र आर्थिक विकास के पॉइंट को या बिंदु को हम समझ सकते हैं कि भारत में जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाया गया, तो बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी भारत में आगमन हुआ और इससे देश की आर्थिक समृद्धि में भी योगदान हुआ। साथ साथ रोजगार के बहुत सारे अवसर भी देश में आए। तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हम इकोनॉमिक उसमें समझ सकते हैं ग्रोथ में। दूसरा जो एक बड़ा पॉइंट आता है इसमें, विनिर्माण और बुनियादी ढांचा विकास, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि भारत को अगर आप समझें तो भारत की स्थिति ये है कि वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में कहीं ना कहीं भारत स्थापित हो रहा है। कोई भी क्षेत्र अगर आप देखें, उदाहरण के तौर पर हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र देख सकते हैं, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी कंपनियां भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं। आप फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र देखो, भारत इसमें निरंतर प्रगति कर रहा है। हम आईटी का क्षेत्र देखें तो जो भारतीय आईटी कंपनियां हैं, जिसमें हम टीसीएस को ले सकते हैं, इन्फोसिस को ले सकते हैं, विप्रो को ले सकते हैं, ये सारी कंपनियां ग्लोबल जो आपका आउटसोर्सिंग है उसमें एक डोमिनेंस की पोजीशन, ये भारत की आर्थिक समृद्धि का ही उदाहरण है कि एप्पल जैसी कंपनी आईफोन बनाने का प्लांट बेंगलोर के होसुर में लगाने जा रही। तो ये है भारत की आर्थिक क्षमता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 तक भारत को एक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करने का जो एक अपना वचन या एक वादा किया है, उस सारे क्षेत्र में आर्थिक उस फील्ड में पूरे आर्थिक प्रगति का, आर्थिक समृद्धि का एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स के वैश्विक नेता के रूप में भारत का उदय, कि भारत में स्टार्टअप्स का एक ग्लोबल लीडर के रूप में भारत सामने आ रहा है। जोमैटो, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ओला, ये सारे जो स्टार्टअप्स हैं भारत के, वो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भारत को एक प्रतिष्ठा दिला रहे हैं। तो भारत के वैश्विक उत्थान में जो पहला बिंदु जिसे हमने समझा और आप समझ पाए होंगे, वो है भारत की आर्थिक समृद्धि। अब अगर हम दूसरे पॉइंट को चर्चा करें, वो है भारत की सैन्य शक्ति। किसी भी देश की जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, वो होती है उसकी सैन्य शक्ति। तो भारत अपनी सैन्य शक्ति, अपने मिलिट्री पावर के आधार पर भी, के ग्राउंड पर भी कहीं ना कहीं उसका ग्लोबल राइज हमें दिखाई पड़ता है। अब मिलिट्री पावर में देखें तो जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो स्वदेशी एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम है भारत का, इसके तहत भारत में बहुत काम हुआ है। अग्नि मिसाइलों की पूरी एक श्रृंखला तैयार हुई है और उसमें जो अग्नि 5 है वो लंबी दूरी की मारक क्षमता से युक्त मिसाइल है। फिर हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को देख सकते हैं। ब्रह्मोस जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तीव्रतम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये भारत में रूस के सहयोग से निर्मित हो रही है और इसका लैंड, एयर, सी तीनों वेरिएंट, तीनों संस्करण हमारे यहाँ डेवलप हो रहे हैं। ये है भारत की सैन्य क्षमता। और अगर हम देखें तो भारतीय आर्म फोर्स, सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण पर बहुत बल दिया जा रहा है। भारतीय सेना को आधुनिकतम उपकरणों से, हथियारों से लैस कराया जा रहा है और साथ साथ तेजस जैसे जो हल्के लड़ाकू विमान हैं जो स्वदेशी हैं, उनको भारतीय सेना में शामिल किया गया है। रफल जो फाइटर जेट्स हैं
और उनको फ्रांस से परचेज़ किया गया, ये भारतीय सेना में शामिल हैं। ये है भारतीय सैन्य क्षमता। साथ साथ आप देखो कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता भी भारत का एक प्रयास है। आत्मनिर्भर भारत का एक हमारा इनिशिएटिव है, पहल है, और उसमें भारत निरंतर इस बात का प्रयास कर रहा है कि जो हम कहें डिफेंस जो डिपेंडेंसी है, आयात जो निर्भरता है भारत की डिफेंस के फील्ड में, उस पर भारत निरंतर काम कर रहा है कि इस निर्भरता को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि भारत में मजबूत नौसैनिक शक्ति भी है भारत की। INS अरिहंत, ये परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, ये भी एक भारत का नौसेना में है। और INS विक्रांत, जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ये भारत की नौसेना की क्षमता को बढ़ा रहा है। फिर अगर हम देखें तो भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो मिशन शक्ति के तहत भारत में 2019 में एंटी मिसाइल टेस्ट किया गया, वो भारत की एक अंतरिक्ष में क्षमता को दर्शाता है। साथ ही साथ भारत की सेना अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में भाग लेती है, और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट सैन्य अभ्यास या सैन्य एक्सरसाइज है जिसको मालाबार एक्सरसाइज के रूप में जाना जाता है, जिस पे भारतीय सेना ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की सेना के साथ सैन्य अभ्यास करती है। तो ये जो भारत की सैन्य शक्ति है, इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है कहीं ना कहीं भारत के वैश्विक उत्थान में। नेक्स्ट अगर आप पॉइंट इसको इसी क्रम में आप देखो तो भारत का बहुत जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो भू राजनीतिक प्रभाव है, उसका जो जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये भी भारत को एक वैश्विक पहचान दिलाने में बहुत हेल्प करता है या उसका एक कंट्रीब्यूशन है। इसमें कई सारे बिंदु हम इस पॉइंट में रख सकते हैं या समझा सकते हैं आपको। कुछ बिंदुओं पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहला आता है कि वैश्विक दक्षिण में नेतृत्व, लीडरशिप इन द ग्लोबल साउथ। भारत कहीं ना कहीं जो विकासशील देशों की आवाज़ बनकर विश्व में उभरा है, और उसका एक उदाहरण अगर आप देखो तो G20 समिट जो 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक भारत में आयोजित हुआ, वो इसका एक वैश्विक दक्षिण में नेतृत्व का एक बहुत सशक्त उदाहरण है। विश्व के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस सम्मेलन में स्वयं भागीदारी की थी, और भारत ने इस मंच से जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यापार जो है, और बहुत सारे मुद्दों को एक ग्लोबल इशू के रूप में यहाँ पर रेज किया था। दूसरा जो पॉइंट है उसमें हम रणनीतिक गठबंधन को रख सकते हैं, जिसको हम कहेंगे स्ट्रेटेजिक अलायंस, कि भारत इस बात का प्रयास करता है कि भारत का एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना रहे। जैसे कि ब्रिक्स में और SCO जो शंघाई कॉरपोरेशन है, इसमें भारत चाइना और रशिया के साथ, रूस के साथ साझेदारी में रहता है। साथ ही साथ जो क्वाड है, क्वाइलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और जिसे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के रूप में जाना जाता है, यहाँ भारत अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक साझेदारी में रहता है। ये भारत का इम्पोर्टेंस है। फिर आप देखिए लोकतंत्र एवं विकास के लिए समर्थन। भारत विश्व का एक ऐसा देश है जो हमेशा से लोकतंत्र का समर्थन करता रहा है। साथ ही साथ जो उसके पड़ोसी देश हैं, वहाँ भी वो कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक समृद्धि भी देखना चाहता है, लोकतंत्र को सपोर्ट करता है। और इस क्रम में अगर हम देखें तो जो अफ़गानिस्तान में पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी थी, उसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो ये उदाहरण इस पॉइंट के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, लोकतंत्र एवं विकास के लिए भारत का समर्थन। नेक्स्ट अगर हम देखें कुछ और बिंदु इसके अंतर्गत हम लें तो चीन के प्रभाव का सामना, क्योंकि चीन जो है वो भारत हमेशा उसके साथ एक प्रतियोगिता में रहता है, और भारत निरंतर ये प्रयास करता रहता है कि चीन के प्रभाव को कैसे काउंटर किया जाए, उसका सामना किया जाए। और चीन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसका इनिशिएटिव है जिसको बेल्ट रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, BRI के नाम से जाना जाता है। उसी को काउंटर करने के लिए भारत AAGC, जिसको एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर या एक विकास गलियारा के रूप
में जाना जाता है, उसमें जापान के साथ सहयोग कर रहा है, जिससे एक समावेशी बुनियादी ढांचे का विकास किया जा सके एशिया और अफ्रीका में। एक हम इसमें अंतरिक्ष कूटनीति को भी भारत के भू राजनीतिक प्रभाव में रख सकते हैं, और जिस तरीके से भारत ने चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल और सॉफ्ट लैंडिंग कराई या हुई, वो जो है कहीं ना कहीं उस भारत की एक क्षमता को प्रदर्शित करता है। और भारत इस अभियान के बाद रूस और अमेरिका और जैसे देशों की कैटेगरी में वहाँ आ गया है। और 2 बिंदु और हम इसमें रह सकते हैं, जिसे कहा जाता है वैश्विक राजनीति में रणनीतिक संतुलन, ये कहा जाता है। हमने ये बताया कि भारत एक तरफ अमेरिका के साथ भी बैलेंस बना रहा है, क्वाड उसका है, दूसरी तरफ ब्रिक्स और एससीओ के माध्यम से चाइना और रशिया के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन बना के रखता है। और बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, इसमें आप देख सकते हो कि जो चाबहार पोर्ट है जिसमें भारत ईरान के साथ सहयोग कर रहा है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट उसका एक है प्लान, क्योंकि चाबहार पोर्ट के थ्रू भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बाईपास करके वो अपना इंट्रेंस बनाना चाहता है मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण जो परिवहन गलियारा है, वो भी भारत का एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है या एक उसकी परियोजना है, और जिसके माध्यम से भारत कहीं ना कहीं रूस है, ईरान है और मध्य एशिया के साथ न केवल व्यापार को बढ़ाता है, बल्कि वहाँ पर अपनी पहुँच को भी बेहतर बना रहा है। तो ये 3 जो बिंदु हमने आपको बताए, भारत की आर्थिक समृद्धि, भारत की सैन्य शक्ति और भारत का भू राजनीतिक महत्व, ये 3 वे बिंदु हैं जो कहीं ना कहीं भारत के वैश्विक उत्थान में मुख्य रूप से कारगर सिद्ध हो रहे हैं। अब एक ये स्टेटमेंट है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि भारत की परमाणु नीति हमारे इतिहास और हमारे शांतिपूर्ण भविष्य की दृष्टि दोनों का एक उत्पाद है। हम वैश्विक शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत ग्लोबल पीस के लिए उसका कमिटमेंट है। भारत, आप सब जानते हैं कि आणविक क्षमता भी है भारत के पास, न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उसकी एक पॉलिसी है, न्यूक्लियर पॉलिसी, कि नो फर्स्ट यूज़। भारत कभी भी उस क्षमता को, परमाणु क्षमता को पहले यूज़ नहीं करेगा, पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। नो फर्स्ट यूज़ भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी है। लेकिन हमारी सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट है वो है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आज के इस लेक्चर में हमने जिन बिंदुओं को समझा है वो ये सारे। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उसे आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने इस व्याख्यान को अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा है। जिसमें पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। आपको हमने तीनों ऑर्डर बताए, बाइपोलर, यूनिपोलर और मल्टीपोलर। तो ये इसके ऑप्शन हैं कि क्षेत्रीय शक्तियों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, एक ही महाशक्ति का प्रभुत्व, या बहुपक्षीय कूटनीति का बढ़ता महत्व, या प्रमुख शक्तियों के बीच गठबंधन को संतुलित करना। तो अगर आप इसका उत्तर देखें तो ये है डोमिनेंस ऑफ वन सुपर पावर, क्योंकि ये जो सी आंसर है ये इसका सही उत्तर है कि बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था में किसी एक देश का वर्चस्व नहीं होता। नेक्स्ट अगर सेकंड आप क्वेश्चन पे आए तो इसमें बहुध्रुव विश्व में कौन सा समूह अपनी भूमिका को बढ़ाने के भारत के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी मैंने अपने व्याख्यान में चर्चा की है। आप सभी जानते भी होंगे ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख मंच हैं, नाटो, G7, ओपेक और ब्रिक्स। तो इसका जो आंसर है वो ब्रिक्स है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके नाम के पहले अक्षर से देश के ये ब्रिक्स जैसा संगठन है। ये हमारा इसका उत्तर हुआ। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट क्विज पे जाएं, क्वेश्चन पे, तो है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था की ओर बदलाव को तेज किया। हर वर्ल्ड ऑर्डर जब चेंज हुआ है,
बाईपोलर से यूनिपोलर, तो एक कॉज था उसके पीछे, एक कारण था। उसी तरीके से यूनिपोलर से जब मल्टीपोलर हुआ तो उसके पीछे भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज था, जिसमें शीत युद्ध, संयुक्त राष्ट्र का गठन, वैश्विक वित्तीय संकट और बर्लिन की दीवार का गिरना। तो मैंने आपको बताया था कि जो सही उत्तर है वो है वैश्विक वित्तीय संकट, द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो 2008 में आई। इसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हुआ। और इसके बाद का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बहुध्रुवीय ढांचे में रूस और चीन के साथ भारत के सहयोग का प्रतिनिधित्व करता है? जो ऑप्शन है उसमें आसियान है, एससीओ है, सार्क है और ईयू है। तो इसमें जो एससीओ है, संघाई सहयोग संगठन, ये इसमें आपको मैंने बताया कि भारत इस संगठन में कहीं ना कहीं रशिया और चाइना के साथ साझेदारी में है, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुध्रुव विश्व में भारत के सॉफ्ट पावर प्रक्षेपण का उदाहरण है? सॉफ्ट पावर आप सब जानते हैं, इसमें जो एशिया में इसके सैन्य संगठन, अफ्रीका को हथियारों की बिक्री बढ़ाना, प्रतिद्वंदी देशों पर प्रतिबंधों को बढ़ावा देना और बॉलीवुड फिल्में, योग और सांस्कृतिक विरासत का प्रसार। तो ये सब जो बॉलीवुड फिल्में, योग और सांस्कृतिक विरासत का प्रसार, यही निश्चित तौर पर सॉफ्ट पावर का प्रक्षेपण है। तो यही डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इसके बाद आपको ये समझना है, या मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि चूंकि विश्व व्यवस्था मल्टीपोलर है और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में जब कई सारे देश एक साथ एक महत्वपूर्ण स्थिति में होते हैं ग्लोबल लेवल पर, तो कोई भी देश को अपनी विदेश नीति को बहुत बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाना होता है। तो इस बहुध्रुव विश्व में भारत किस तरह की विदेश नीति अपना रहा है, इसको हम बताएंगे। और आप इसमें देखें तो भारतीय विदेश नीति की एक बहुत विशेषता जो कहलाती है वो है नैम के नाम से हम जानते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। और ये विदेश नीति शुरू से भारत की ये जो विशेषता है वो शुरू से भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा है। नैम या गुट निरपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाकर जो भारत अपनी विदेश नीति संचालित कर रहा है, उनमें जिन लक्ष्यों को हासिल कर पा रहा है, पूरा कर पा रहा है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आता है पहला, वो है रणनीतिक स्वतंत्रता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आज आप देखो कि भारत जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विश्व दो गुटों में विभाजित था, तो भी भारत अपनी गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाकर ही कहीं ना कहीं उसने अपने राष्ट्रीय हितों को वरीयता दी, और न तो वो पश्चिमी गुट से जुड़ा और न वो साम्यवादी गुट से जुड़ा। उसने दोनों गुटों से उसको दोनों गुटों की सहायता चाहिए थी अपने देश के आर्थिक विकास के लिए भारत को, इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। तो ये आज भी जब कई सारे देश वैश्विक स्तर पर प्रभाव रखते हैं, तो उनके साथ एक बैलेंस बनाने में जो एक महत्वपूर्ण एलिमेंट काम कर रहा है वो है गुट निरपेक्षता का सिद्धांत। अपनी जो रणनीतिक स्वतंत्रता को, इसका एक उदाहरण भी आप समझ सकते हैं कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, उसमें कहीं ना कहीं भारत की जो भूमिका है एक मध्यस्थ के रूप में और एक शांति प्रवर्तक देश की रही है। तो ये है भारत की नैम का जो गुट निरपेक्षता की जो विशेषता है उसका प्रभाव। दूसरा, अगर हम देखें तो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अगर विश्व में कहीं ना कहीं वैश्विक व्यवस्था में एक संतुलन की स्थिति में रहता है, उभरती हुई बहुपक्षीयता का संतुलन, तो ये भी इसमें भी भारत को अपने गुट निरपेक्ष दृष्टिकोण के कारण बहुत मदद मिलती है। आज भारत एक ही समय पर अमेरिका के साथ साझेदारी में है, चीन के साथ साझेदारी में है, रूस के साथ साझेदारी में है। ये है बैलेंस, ये है संतुलन, और इसमें गुट निरपेक्षता का जो एलिमेंट है वो बहुत कारगर है। आप देखिए कि जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और जब अमेरिका ने उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे थे रूस के ऊपर, और तब भी भारत ने रूस के साथ जो ऑयल का परचेज करना है वो अपना जारी रखा। ये है गुट निरपेक्षता का प्रभाव, और एक किसी भी गुट के साथ अपने को न जोड़ के देखने की, ये है बैलेंस और ये संतुलन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मॉरल लीडरशिप,
या वैश्विक नेतृत्व जिसे हम कहते हैं, ग्लोबल एरिया में, ग्लोबल फ्रेमवर्क में भारत को कहीं ना कहीं एक मॉरल लीडर के रूप में देखा जाता है। आज भारत शांति, गैर आक्रामकता और कहीं ना कहीं एक न्यायप्रिय जो वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करता है। शांति जिसे हम कहेंगे पीस, नॉन एग्रेशन और एक इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस को सपोर्ट करता है। ये है भारत का मॉरल जो लीडरशिप है वर्ल्ड पर। और सबसे बड़ी बात कि नॉट ओनली हम क्लेम करते हैं, बल्कि भारत की बात आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत ध्यान से सुनी जाती है। ये है भारत का नैतिक नेतृत्व। नेक्स्ट अगर आप देखो तो संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए समर्थन। संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए कहने का मतलब कि भारत निरंतर ये प्रयास कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें जो अभी तक 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, और भारत भी कहीं ना कहीं उसकी सदस्यता चाहता है। और इसके लिए भारत अपने गुटनिरपेक्ष जो अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है, उसके आधार पर एक प्रयास कर रहा है। तो नैम का ये सारे पॉइंट्स हम नैम के अंदर समझ सकते हैं या अपने आंसर में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर आप देख तो ये आती है आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसमें क्या है कि भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ किस तरीके से अपने रिलेशंस को, अपने संबंधों को बना रहा है, और उससे ये सारी चीज़ें, ये सारे बिंदु उसमें क्लियर आप कर पाओगे। जैसे पहला आता है कि मजबूत क्षेत्रीय संयोजकता या कनेक्टिविटी। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ निरंतर अपने जो कनेक्ट है उसको बेहतर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जैसे भारत म्यांमार और थाईलैंड के बीच त्रिस्तरीय राजमार्ग, ट्राइलेटरल हाईवे, इसका एक उदाहरण कहा जाता है। दूसरा आप देखो कि ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन है, तो ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन जैसे गैस है, ऑयल है, नवीकरणीय ऊर्जा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें भी भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ निरंतर सहयोग में है। भारत की जो एक एजेंसी है ONGC विदेश, वो वियतनाम में निर्दिष्ट क्षेत्रों में ऑयल ब्लॉक की खोज कर रही है। ये इसका एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है हिंद प्रशांत में रणनीतिक साझेदारी। हम सब जानते हैं कि जो इंडियन पैसिफिक ओशियन का जो क्षेत्र है, हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, वो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत यहाँ पर एक पूरा स्ट्रेटेजिक जो है वो बैलेंस पार्टनरशिप में रहता है। और इसमें एग्जाम्पल दिया था हमने आपको क्वाड का, कि जो क्वाइलैटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के रूप में जाना जाता है, उसमें भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ कहीं ना कहीं या जापान के साथ साझेदारी में है, जिससे कि इस एरिया को प्रॉपर जो सुरक्षित, जो उसका एक संवेदनशील क्षेत्र है, उसकी प्रॉपर सुरक्षा रहे। फिर एक हम पॉइंट इसमें लिख सकते हैं अपने उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। भारत की दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ जो साझी सांस्कृतिक विरासत है उसका भी भारत को लाभ मिलता है। वियतनाम और कंबोडिया में हम देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रभाव है, उसका भारत को रिलेशन बनाने में कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है। भारत निरंतर अपने टूरिज्म को भी इसके जरिए जो है पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। इसमें आप देखो कि जो आपके देशों, अपने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल ऐसी फैसिलिटीज़ देकर, ऐसी सुविधाएं देकर कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ाता है। और पर्यटन से आप देखिए कि सांस्कृतिक आदान प्रदान तो बढ़ता ही है, पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में भी उसका बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। फिर एक पॉइंट इसके अंतर्गत जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है भारत की, उसमें एक रख सकते हैं हम मानवीय सहायता। भारत अधिकांश देशों में अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भी जैसी ज़रूरत होती है त्वरित मानवीय सहायता उपलब्ध कराने की स्थिति में रहता है, और इसके तमाम उदाहरण इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। जो भारत की एक और विशेषता है जो भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत हमको उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, वो है पड़ोसी प्रथम की नीति। भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने पड़ोसी देशों को
प्रायोरिटी देता है, प्राथमिकता देता है। और इसमें अगर आप देखो तो अगर हम भारत के पड़ोसी देशों में देखें तो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है। ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। और इसमें अगर हम देखें तो भारत की जो स्थिति है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ रेगुलर अच्छे संबंध बनाने में और प्रायोरिटी में रखता है। सबसे पहले हम इसमें उदाहरण के तौर पर अगर कुछ बिंदुओं को इस अपने व्याख्यान में सम्मिलित करें इस पॉइंट के अंतर्गत, पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत, तो विकसित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी को, संयोजकता को निरंतर बढ़ाने का प्रयास कर। उदाहरण आप देखो तो भारत बांग्लादेश जो मैत्री रेल सेवा आरंभ हुई वो इसके अंतर्गत एक उदाहरण हो सकता है। यह बात सही है कि आज बांग्लादेश की स्थितियां बदल गई हैं, लेकिन ये भी भारत की विदेश नीति है कि वो किसी भी पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। भारत निरंतर स्थिति पर नज़र रखे हुए भारत सरकार। लेकिन दूसरा अगर हम इसी में रीजनल कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट देखें तो भारत भूटान राष्ट्रीय राजमार्ग इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं। फिर हम देखें तो जो नेपाल है उसमें सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन तैयार हो रही है और जो कहीं ना कहीं मोतिहारी और अमलेखगंज के बीच में तैयार हो रही है वो विकसित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का उदाहरण है। जो मानवीय सहायता है हमने पहले भी बताया कि नॉट ओनली पड़ोसी देश बल्कि साथ साथ वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भी ज़रूरत पड़ने पर मानवीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसके उदाहरण में अगर आप चाहो तो अभी जो 2022 में श्रीलंका में आर्थिक संकट आया था उस समय भारत ने श्रीलंका की में त्वरित सहायता उपलब्ध कराई और बिना किसी शर्त के, जिसमें खाद्य सामग्री है, दवाइयाँ हैं, ईंधन है, वो सारी बिना किसी कंडीशन पे त्वरित भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई। फिर आता है राजनीतिक और कूटनीतिक संवाद जो है वो भी भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ निरंतर बनाए रखता है। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शपथ ली उसके बाद पहली विदेश यात्रा उन्होंने भारत के जो पड़ोसी देश हैं भूटान और नेपाल से की। ये है पड़ोसी प्रथम नीति का उदाहरण हम ले सकते हैं। कुछ और बिंदु अगर हम देखें तो पीपल टू पीपल कनेक्ट टाइज या जनता से जनता का संबंध है। भारत सरकार निरंतर यह प्रयास करती है कि उसके पड़ोसी देशों के साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट बना रहे। बांग्लादेश, उसमें हम कहें अफ़गानिस्तान है, भूटान है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स भारत में पढ़ने आते हैं उनको बहुत सारी स्कॉलरशिप दी जाती हैं। भारत पड़ोसी देशों में, जैसे एक एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था कि अफ़गानिस्तान में जब नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी थी तो भारत ने उसमें सहयोग किया था। भारत नेपाल में, कंबोडिया में जो मंदिर हैं उनके जीर्णोद्धार में अपनी सहायता देता है। तो ये सारे प्रयास रहते हैं कि पीपल टू पीपल कनेक्ट बना रहे। भारत इकोनॉमिक जो सहयोग है, कोऑपरेशन है, आर्थिक सहायता है, वो भी अपने पड़ोसी देशों को उपलब्ध कराता है। भारत कई सारी परियोजनाओं में श्रीलंका में, नेपाल में इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये सारे बिंदु हैं जिसके माध्यम से आप इस बात को बता पाओगे कि भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख फीचर है नेबरहुड फर्स्ट या पड़ोसी प्रथम की। फिर हम देखें कि विश्व के जो देश हैं, चूँकि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है तो एक साथ कई सारे देश विश्व के पटल पर एक शक्तिशाली देश के रूप में हैं, उनके साथ भारत कैसे एक बैलेंस रिलेशन या एक संतुलित संबंध बना रहा है। इसमें आप देखिए तो कुछ हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें वो क्वाड में भारत के साथ है, जो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है, क्वाइलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। फिर हम देखें चाइना, चीन के साथ वो शंघाई कॉरपोरेशन और ब्रिक्स में साथ है। SCO और ब्रिक्स में वो कहीं ना कहीं रशिया के साथ भी साझेदारी में रहता है। रूस के साथ भारत की एक एनर्जी प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जो व्लादिवोस्तोक और चेन्नई समुद्री गलियारा हो रहा है, यहाँ भारत रूस के साथ सहयोग कर रहा है। भारत कहीं ना कहीं अपने जो क्षेत्रीय सहयोगी हैं उनके साथ भी संबंध बनाकर रख रहा है। साथ ही साथ जो ग्लोबल लेवल पर वो अपने सॉफ्ट पावर को भी बढ़ा रहा है। उदाहरण के तौर पर 21 जून को
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये है भारत की सॉफ्ट पावर, और कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र से उसको मान्यता मिली हुई है। भारतीय फिल्में हैं, भारतीय व्यंजन हैं, जो भारतीय प्रवासी दूसरे देशों में बड़ी संख्या में, वो भी कहीं ना कहीं इसको बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं उसको एक महत्व दिलाते हैं। तो वैश्विक स्तर पर अपनी सॉफ्ट पावर के लिए भारत निरंतर प्रयासरत है। तो ये सारी चीज़ें हम इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत इन बिंदुओं को मुख्य रूप से शामिल कर सकते हैं। फिर ये आप सब जानते हैं कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, कई सारे देश वैश्विक पटल पर एक शक्तिशाली देश के रूप में हैं, और भारत भी के सामने भी कई सारी चुनौतियां भी होंगी इस विदेश नीति को संचालित करने में, या जो भी उसके लक्ष्य हैं उनको पाने में, वो किन किन चुनौतियों का भारत सामना कर रहा है, उस पर भी एक संक्षेप में हम उसको भी यहाँ शामिल करेंगे। जिसमें जो सबसे पहला टेंशन है भारत के लिए, जो चुनौती है, वो है भू राजनीतिक तनाव, जियो पॉलिटिकल टेंशन। इसमें कई सारे बिंदु आप अपने आंसर में शामिल कर सकते हैं, और इसको समझाने के लिए मैं बताऊं कि सीमा विवाद और प्रादेशिक चुनौतियां, बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड टेरिटोरियल चैलेंजेस, ये हम जियो पॉलिटिकल टेंशन में सबसे पहले इसको समझेंगे। सीमा विवाद, कई सारे देशों के साथ भारत की सीमा लगती है, मिलती है, और इसमें जो उदाहरण के तौर पर हम रखें या शामिल करें इस पॉइंट में, तो हम भारत चीन जो सीमा विवाद है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, जो चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा वाला जो विवाद है, उसको हम इसमें उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। भारत और चीन के बीच निरंतर सीमा विवाद बना हुआ है। हम सभी को याद है कि गलवान घाटी में जो हिंसक सैनिक झड़प हुई, इसी सीमा विवाद का उदाहरण है वो, और जिसमें दोनों देशों को, चीन को भी और भारत को भी, अपने सैनिकों की क्षति उठानी पड़ी। तो ये इसमें आप देख सकते हैं, ये बड़ी चुनौती है भारत के सामने। भारत पाकिस्तान सीमा विवाद भी सभी को पता है, और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में काफ़ी अशांति रहती थी। ये भारत का हम चुनौती के रूप में भी देखते हैं। हमको याद है कि पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ, वो एक बड़ी सुरक्षा चैलेंज के रूप में आया, और बाद में भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। तो ये एक प्रमुख जो है भू राजनीतिक तनाव के अंतर्गत हम सीमा विवाद को रख सकते हैं। दूसरा हम देखें चीन के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा। हम बार बार समझा रहे हैं, या हम सब जानते हैं कि चीन को एक साम्राज्यवादी देश के रूप में जाना जाता है। चीन निरंतर अपना प्रभाव फैलाने की कोशिश में रहता है, और भारत के साथ हमेशा वो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन या सामरिक प्रतिस्पर्धा में रहता है। ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। आप देखिए, जो चीन की BRI पॉलिसी, जो इनिशिएटिव है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसके तहत चीन जिस तरीके से अपना प्रभाव फैला रहा है विश्व में, वो भारत के लिए बड़ी सुरक्षा चुनौती है। और चीन जो है वो भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, उसका हम्बनटोटा बंदरगाह उसने 99 ईयर के लिए लीज पर रखा है, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, वो चीन ने ले रखा है, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये चीन की इन क्षेत्रों में, भारत के पड़ोसी देशों में बढ़ती हुई गतिविधियां, ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। साथ साथ चीन जो है नेपाल, मालदीव, भूटान, सभी जगह काफ़ी निवेश कर रहा है। तो ये चीन के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण चुनौती है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताएं। इंडियन ओशन का जो क्षेत्र है, वो बार बार आप ये समझिए, इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समझने की ज़रूरत है कि भारत के लिए यहाँ जो बहुत ज़्यादा उसका जो महत्व है भारत के लिए सामरिक दृष्टि से, और भारत हमेशा ये चाहता है कि यहाँ शांति बनी रहे। और जिस तरीके से इस क्षेत्र में, इंडियन ओशन रीजन में चीन और अमेरिका की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, वो भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। आतंकवाद और सीमा पार से मिल रही धमकियाँ, ये भी भारत के लिए एक चुनौती है। आतंकवाद के तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं। जिस तरीके से मुंबई में आतंकी हमला हुआ था 2008 में, वो भारत, उसका उदाहरण आप ले सकते हो। साथ साथ 2016 में जिस तरीके से पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ, वो इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं। ये सब जो है एक बड़ी चुनौती है भारत के लिए। और क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता और विश्वास की कमी, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे हम पाकिस्तान को लें, तो पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के कारण ही सार्क
सार्क जैसे जो क्षेत्रीय संगठन हैं उनके शिखर सम्मेलन नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारे जो विवाद हैं, सीमा विवाद, चीन के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा, हिंद महासागर में चुनौतियाँ, आतंकवाद, क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता और विश्वास की कमी, ये सारे बिंदु आप कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन या भू राजनीतिक तनाव के रूप में आप इसको शामिल कर सकते हो। दूसरा जो है आर्थिक और सामाजिक चुनौतियाँ, इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस। इसमें अगर हम देखें तो जो प्रमुख चुनौतियाँ हैं भारत के सम्मुख इस पॉइंट के अंतर्गत, उसमें हम कहेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक कंपटीशन है। भारत चीन के साथ निरंतर आर्थिक प्रतियोगिता में है और भारत, हमने बताया कि वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जो इस्टेब्लिश होना चाहता है और बहुत उसके काम भी हैं इस फील्ड में, लेकिन यहाँ चीन के साथ उसकी प्रतियोगिता रहती है, क्योंकि चीन जिस तरीके से सस्ते माल में जो आ जाता है, वहाँ शायद भारत के लिए वो एक बड़ा चैलेंज होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बुनियादी ढांचे की कमी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है, वो भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। जो कमज़ोर रोड नेटवर्क है, यद्यपि इस फील्ड में बहुत काम हुआ है और निरंतर हो रहा है, लेकिन अभी भी वो एक चैलेंज तो है भारत के सामने। जो तीव्र शहरीकरण है, जो रैपिड अर्बनाइजेशन है, वो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे अगर हम देखें तो बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में जिस तरीके से ट्रैफिक जाम, प्रदूषण की समस्याएं हैं, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी में इसको भी हम रख सकते हैं। फिर आय और क्षेत्रीय असमानताएं हैं। इसको अगर आप देखो तो भारत में स्थिति ये है कि जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी आय में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी अंतर है। साथ ही साथ अगर हम उत्तर और दक्षिण का देखें अंतर, वो भी स्पष्ट आपको दिखाई देगा। जो दक्षिण के राज्य हैं, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वहाँ जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो मानव विकास सूचकांक है, वो उच्च है। लेकिन जो उत्तर के राज्य हैं, उसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहाँ में जो है आर्थिक जो असमानता है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये भी एक चुनौती है। फिर आप देखो मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत की, जो मुद्रास्फीति है, जब महंगाई बढ़ती है तो जो खाद्य पदार्थ है, जो ईंधन है, इस पर प्रेशर आता है, इस पर दबाव आता है, और जो मिडिल क्लास और जो आपको कहो जो गरीब तबका है, निम्न गरीब तबका है, उसकी जो खर्च करने की कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, और इससे एक सोशल स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, सामाजिक अस्थिरता भी आती है। ये एक चुनौती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सोशल इकोनॉमिक चैलेंज में हमें बताना चाहिए वो है जेंडर इनइक्वलिटी, लैंगिक असमानता, कि कहीं ना कहीं, और ये जो डिफरेंस है लैंगिक असमानता का, ये शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई देता है। और उसका फ़र्क ये होता है कि जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार के अवसर, ये सब प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ जो वर्क फोर्स है, जो कार्यबल है, उसमें भी महिलाओं का जो परसेंटेज है वो पुरुषों की तुलना में कम है। तो ये सारे बिंदु, वैश्विक आर्थिक प्रतियोगिता, बुनियादी ढांचे की कमी, आय और क्षेत्रीय असमानता, मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत, साथ साथ लैंगिक असमानता, ये सारी चुनौतियां हम आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के अंतर्गत देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें ऑप्शनल, उसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, तो निम्नलिखित में से सहयोग का कौन सा क्षेत्र एससीओ में, जो संघाई कॉरपोरेशन था, उसमें भारत की प्राथमिकता है? जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण नीतियाँ, समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक अभ्यास, आतंकवाद निरोध, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार कनेक्टिविटी, और मध्य एशिया में परमाणु निशस्त्रीकरण। इसका जो सही उत्तर है वो है आतंकवाद निरोध, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार कनेक्टिविटी। नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्टिव आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखो तो नेक्स्ट प्रश्न है कि हमने बताया था जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, ये क्या है?
तो 4 देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है, दक्षिण एशिया पर केंद्रित एक व्यापार गुट है, अंतरिक्ष अनुसंधान सहयोग के लिए बनाया गया एक संगठन है, या एक रणनीतिक मंच है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर इसका आंसर डी है कि यह एक स्ट्रेटेजिक मंच है, रणनीतिक मंच है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि बहुध्रुवीय ढांचे में अमेरिका, रूस और चीन जैसी वैश्विक शक्तियों के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्या है। और इसमें ऑप्शन जो हैं वो विशेष रूप से अमेरिका के साथ जुड़ना, स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करना, किसी भी महाशक्ति के साथ सहयोग से बचना और चीन और रूस के साथ स्थायी गठबंधन बनाना। तो इसमें जो सही उत्तर है कि अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए सभी प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखना, ये इसका सही उत्तर है। अब इस पूरे व्याख्यान में आपने कई सारे बिंदु समझे कि भारत किस तरीके से विश्व का जो विकास है वर्ल्ड ऑर्डर का, जिसमें बाईपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, फिर साथ साथ क्या है कि भारत किस तरीके से उसका वैश्विक उत्थान हुआ, फिर उसके बाद भारत की विदेश नीति कैसी है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में, भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, और उसके बाद अगर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचें तो वो ये है कि निरंतर भारत अपनी चुनौतियों पर काम कर रहा है, निरंतर प्रयास कर रहा है, लेकिन अपनी रणनीति इस बहुध्रुवी विश्व में भारत अपनी रणनीतिक स्थिति, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, आर्थिक ताकत, जो इकोनॉमिक उसकी जो पावर है और जो कूटनीतिक प्रभाव है उसके कारण एक बहुध्रुवीय विश्व की नींव को मजबूत करता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, जो कहीं ना कहीं एक समावेशिता, समानता और साझा संस्कृति जिससे पनपती है, आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से इस पूरे लेक्चर को आप समझ पाए, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और भारत। फिर अगर आप अपने और भी इस पर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये हम कुछ रेफरेंस आपको बता रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन जो स्वयं पोर्टल है उस पर भी इससे रिलेटेड एक कोर्स है, और जो हमारा ईपीजी पाठशाला है उस पर भी है। कुछ बुक्स हैं ये, जिसमें मीनाक्षी बंसल की बुक है भारत की विदेश नीति की बुनियादी अवधारणाएं, फिर JN दीक्षित की बुक है भारतीय विदेश नीति पर, साथ साथ एक बुक मेरी भी है भारत की विदेश नीति, जो वॉलनट पब्लिकेशन भुवनेश्वर से है। तो और डिटेल में अगर आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए, तो धन्यवाद आप सभी को। आज एक BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के मेजर जो पेपर है भारतीय विदेश नीति, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आज आपसे के साथ साझा किया कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत किस तरीके से है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।